Hi, good evening. My name is Pratik Gupta and welcome back to my YouTube channel. And as you know, today is the day, I won't say was, today is the day when the UPSC conducted the paper 3 for GS mains in the UPSC civil service examination. And we have all the information regarding what all question have been asked by UPSC from the topics of economics. अब देखिए आज जो हम बात करेंगे वो ये होगी कि जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखिए इट्स अ कंप्लीट एंड ट्रू एनालिसिस अबाउट द एग्जामिनेशन पेपर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ माई क्लासेस कि वट एवर थिंग्स आई एम डिस्कसिंग विद द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, क्या उनको अटेंड करके हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए व्हाट आई एम डूइंग इन माय क्लासेस, एज यू पीपल नो हु आर माय स्टूडेंट्स एंड दोज पीपल हु आर बेसिकली गोइंग टू बी माय स्टूडेंट इन द अपकमिंग टाइम, सो दैट इज टोटली अप टू यू। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्लास में देखिए हम चीज़ें दो तरह से कंप्लीट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स विच आर बीइंग मोर टेक्निकल एंड कंसेप्चुअल थिंग्स इन नेचर, and the second thing what I am doing in the class, that those things which are being very simple and theoretical in nature, I am simply marking the things from the book और आई एम सिंपली प्रोवाइडिंग नोट्स फॉर इट कि आप इन नोट्स को रेफर करके इनको कंप्लीट कर सकते हैं। बट देखिए नॉर्मली स्टूडेंट्स करते क्या है कि जो भी क्लास के अंदर करवाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जा रहे हैं, जो डिक्टेट किया जा रहा है, वो तो स्टूडेंट्स उनको रिवाइज कर लेते हैं। बट जब बात आती है कि जो चीज़ें उनको हैंडआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है, हैंडआउट के रूप में दी गई है, क्या वो उनको वाकई में कंप्लीट करते हैं नहीं करते हैं। अगर देखिए करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें स्टूडेंट्स का ही फायदा होता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो बिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कवर्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। क्योंकि देखिए जो चीज़ें कंसेप्चुअल हैं, टेक्निकल हैं, वो क्लास में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ें हमारी मेनली थ्योरेटिकल है, जिनको हम सिंपली बुक में से पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें देखिए स्टूडेंट का भी टाइम सेव होता है और हमारा भी टाइम सेव होता है। ठीक है, बिकॉज यू नो दिस थिंग, द टाइम इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग इन दिस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। अब देखिए अगर मैं बात करूं इस एग्जाम की जो आज कंडक्ट हुआ है पेपर 3 का, तो उसमें कितने क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में से आए हैं। देन यू विल फाइंड दैट 2 क्वेश्चंस आर देयर इन द पेपर नंबर 2। One question is worth of 10 marks and the second question is worth of 15 marks. So in total 25 marks of question they have asked from the paper number 2 in the economics portion, from the economics portion in fact. In the paper number 3, if you talk about, the first 4 questions are from economics, that means 10 marks each, in total 40 marks, and then after that 4 more questions are there for 15 marks, so in total it is 60 marks worth of question. तो अगर आप बात करें तो 100 plus 25 equals to 125 marks of question they have asked from the economics section. That means 12.5% of the all the GS paper 1, 2, 3, 4 are basically from economics portion. ठीक है। अब देखिए मैं आपसे इसमें यहाँ पे आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। देखिए ये चीज़ें बता पाना बहुत ही आसान है क्योंकि पेपर हो चुका है और पेपर में चीज़ें आ चुकी हैं। उनको आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, जगह जगह से पढ़ सकते हैं। मेरा पर्पस केवल देखिए यहाँ पे ये है, थोड़ा बहुत ये बताना इस पेपर के क्वेश्चंस को लेके कि क्या हम इन क्वेश्चंस को हमारी क्लास के डिस्कशन से, हमारे नोट से हम सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। देखिए सॉल्व तो आप सब कुछ ही कर सकते हैं, बिकॉज आई नो दिस थिंग, बिकॉज सोर्सेज इतने सारे हैं, अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सब कंप्लीट हो जाएगा। माई पर्सपेक्टिव इज वॉट कि नॉर्मली स्टूडेंट्स जो क्लास के अंदर कंप्लीट करते हैं या जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं उसके बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन एंड विल डिस्कस द क्वेश्चंस वन बाय वन। ठीक है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू विल सी is basically in the paper number 2, and the question is about the Gati Shakti Yojana, which was launched by the government of India last year 2021 अक्टूबर। एक साल हो गया ऑलमोस्ट, तो मान के चलिए एक साल के रिलेटेड करंट अफेयर से क्वेश्चन हमारे पास आया है। ठीक है, अब देखिए आप जो इस स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे दैट रिसेंटली आई अपलोडेड वन वीडियो on Unacademy app regarding the probables of the UPSC mains examination. And if you see on the point number 8, I have mentioned Gati Shakti project and infrastructure development. तो एक क्वेश्चन तो मान के चलिए हमारा प्रोबेबल्स के अंदर से हिट हो गया है। ठीक है, बट ऑब्वियसली आई सेड इट इज गति शक्ति प्रोजेक्ट दैट यू नीड टू प्रिपेयर। ओके, बट ऑब्वियसली वट एवर थिंग्स विल कम इन द एग्जामिनेशन मे और मे नॉट बी टोटली सेम, और यू कैन से मे बी डिफरेंट इन दिस सिनेरियो। अब देखिए हम जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है द गति शक्ति योजना नीड्स मेटिकुलस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर टू अचीव द गोल ऑफ कनेक्टिविटी डिस्कस। अब देखिए पॉइंट ये आता है कि इस क्वेश्चन के आंसर में 150 वर्ड्स में अगर आप गति शक्ति योजना को डिफाइन ही करना स्टार्ट कर दें तो आपके पास इतना कंटेंट है कि पूरे के पूरे 150 वर्ड्स ही हमारे कंज्यूम इसके अंदर हो जाएंगे। सो द पॉइंट इज व्हाट ऑल थिंग्स आई नीड टू मेंशन हियर, एंड हियर दी द काइंड ऑफ आर्ट
come for the answer writing skills. अब देखिए, if I need to attempt this particular question, the mains examination, then I would say that just by giving a brief information about Gati Shakti Yojana, I'll simply write in this way कि in the Gati Shakti Yojana, Government of India wants to simply provide a better connectivity by having the coordination of different ministries work. Okay, and then after that we just simply need to provide, because यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है मेनली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर का. Okay, government and private sector ka. It's not about the coordination within the ministries. It is more about the answer has to be between the ministries and the private sector. Now, why? You know this thing, under the public-private partnership done by the government of India, you know this thing, lot of projects in case of our country are being done with the help of this PPP only. Okay, so in a way, as you know, currently, if you talk about railway, if we talk about port building, if we talk about airport building, if we talk about road construction, everywhere you will find there is a greater role of private sector also. So point is what, if the government is basically wants to bring the coordination among the ministries to simply provide better connectivity to the people, better transportation facilities to the businessmen and the other, then certainly you can say the private sector need to be properly kind of coordinated with this, क्योंकि प्रोजेक्ट तो उनको कंप्लीट करने हैं इन दिस सिनेरियो. सो दोनों को साथ साथ मिलके चलना होगा. जैसे यू ऑल्सो अवेयर अबाउट दिस दैट व्हेन इट कम्स टू कंप्लीटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन केस ऑफ आवर कंट्री, द गवर्नमेंट्स एंड मोर ओवर प्राइवेट सेक्टर आर बेसिकली गोइंग टुगेदर टू डू दिस पर्टिकुलर टास्क. तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में आपको मेनली क्या हाईलाइट करना है, व्हाट ऑल थिंग्स दैट यू नीड टू हाईलाइट, दैट हाउ वी कैन ब्रिंग दी better coordination between the government and the private sector, so that whatever sector that you're being including as a part of the Gati Shakti Yojana, that you will be able to implement it properly and you will be able to provide the better infrastructure in the country. Okay, so instead of simply defining this particular scheme a lot, you need to bring majority of the points regarding the private sector coordination and moreover the government coordination for the purpose of this particular thing. Are you getting what I am trying to say? तो चलिए, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमारे प्रोबेबल्स में से डायरेक्टली हिट हो गया. ठीक, अब हम आगे बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आई वुड से इज बीइंग काइंड ऑफ मोर कन्वेंशनल इन नेचर. ठीक है, ये कन्वेंशनल है. इसमें यहाँ पे मान के चलिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ही करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन कहा जाएगा, क्योंकि देखिए आप जानते हैं PPP is something which is not new in case of our country. The very first question, the very first point they're providing, why is PPP is required in infrastructure projects? Under this, what the students will do mainly, I'm telling you, they will start defining PPP. अब देखिए इस तरह क्वेश्चन में there is no need to define PPP at all, क्योंकि पूछा गया why is PPP. They're not asking what is PPP. Okay, they're asking why it is required. Then you know this thing that private sector is having 3 E's with them: economy, efficiency and effectiveness in their working. That's why you can say we need to go for triple E, the public private partnership, to bring more economy, that means lesser costing, efficiency, then you can simply provide that they're being more efficient, they're not wasting resources, and effective means they are being more good in terms of completing the task on time. Getting? So in this particular first one, you need to provide why there is a need. In addition to this, you can also provide the losses the government of India is incurring when it comes to completing the projects not on time. Like, as you know, that there was a recent report in the month of August 2022 that almost 4.73 lakh rupees were kind of extra spent by government of India because they delayed the project in terms of completion, and they basically do the, they took more amount of time in terms of completing the projects, and that is a huge amount of money. ओके, सो पॉइंट इज व्हाट, इस क्वेश्चन के आंसर में आप इन दोनों पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं. दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू नीड टू प्रोवाइड दिस वन, दैट वी नीड मोर एफिशिएंसी. ओके, एंड देन आफ्टर दैट that losses can be saved in this case, and huge amount of money will be saved, and in this case fiscal deficit will also be controlled of the government of India. अब देखिए सेकेंड पॉइंट में ये पूछ रहे हैं, एग्जामिन द रोल ऑफ PPP मॉडल इन द रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशंस इन इंडिया. आप जानते हैं रेलवे स्टेशंस की अगर आप बात करें इन आवर कंट्री, करंटली इनको बहुत ज़्यादा थ्रस्ट दिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग इट. यू मस्ट बी अवेयर that the government of India has even allowed the FDI.
okay, in the railway system in case of our country, except the foreign companies can't have their own track and the rails. Okay, so यहाँ पे देखिए अगर आप रोल की बात करेंगे then you can simply mention the model here that when it comes to the railway stations building, here the main focus is on the brownfield projects. Brownfield in what sense? That as the railway stations are already being developed, they need to redevelop them. Okay, now when you have the better railway stations in case of our country, then what kind of facilities and the better things you will be able to get? देखिए सबसे पहले आप कहेंगे it will lead to better customer services. Okay, then you can say more hygienic railway stations. Okay, तो ये बेसिकली आप दो तीन बेनिफिट्स हैं जो आप बाद में मेंशन कर सकते हैं, बट बिफोर दैट यू नीड टू प्रोवाइड that under the PPP model, how the various companies and the other are basically helping in terms of development of mainly railway stations in case of our country. Okay, तो यहाँ पे जो भी आपके मॉडल्स हैं आप मान के चलिए, when you talk about the servicing contract, when you talk about the management contract, when you talk about the build operate transfer, when you talk about the different models that you have, that you need to mention as a part of it. But the point is what? You need to be crisp and short, क्योंकि आपको दोनों ही पार्ट में इक्वल बैलेंस बना के चलना है. दैट मींस 75 वर्ड्स अराउंड यू नीड टू यूज इन बोथ द थिंग्स एंड देन यू नीड टू प्रोवाइड द आंसर फॉर दिस. एनालिसिस तो बहुत लंबी हो सकती है, इसको हम जितना मर्जी खींच लें कोई मतलब नहीं है. पॉइंट ये है शॉर्ट में लिखना है तो हमें बेटर. अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन के आंसर को अगर आपको सिंपली बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करना है और आपके पास इस तरह के फैक्ट हैं, ओके, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? The main requirement to have PPP in the infrastructure project is clearly highlighted with the help of extra amount of money spent by government on the various infrastructure projects going on. Okay, you can mention this fact and then after that you need to provide that these three EEEs are being there. So with the help of that, better management and the better things can be provided. Better utilization of resources will be there. Getting? Now, so this question you can also solve with the help of things we have discussed in the classroom. तो पहला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा हमारा. थर्ड देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कन्वेंशनल क्वेश्चन, और एक ये ऐसा टॉपिक हो गया यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में जिसमें से मान के चलिए हर साल या ऑल्टरनेट ईयर आपको क्वेश्चन मिल ही रहा है. क्वेश्चन क्या है? इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी? देखिए क्वेश्चन की थीम बहुत अच्छी है. क्यों? एक तरफ हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात कर रही है हर चीज में प्राइवेटाइजेशन की, चाहे वो बैंक्स की हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी की हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, हर जगह पे हम बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की. इन दैट सिनेरियो व्हेन यू टॉक अबाउट द प्राइवेटाइजेशन हियर, द पॉइंट इज व्हाट? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है दैट व्हेन द ग्रोथ विल हैपन इन द कंट्री, देन द फ्रूट्स ऑफ ग्रोथ विल रीच टू ईच एंड एवरीवन. अब पॉइंट ये आता है कि जब आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन में आप जानते हैं मेनली जो कंपनीज होते हैं दे आर ओनली बीइंग कंसर्न अबाउट व्हाट? दे बीइंग कंसर्न अबाउट प्रॉफिट्स ओनली. तो क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है, अब देखिए पॉइंट ये है, आप जानते हैं व्हाट एवर इज बीइंग आस्क्ड हियर इज नॉट वेरी इजी टू बी अचीव्ड. क्योंकि अगर देखिए मैं बात करूं पिछले 15 साल से तो हमारी गवर्नमेंट भी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रही है. क्या इंक्लूसिव ग्रोथ गवर्नमेंट मॉडल में हो पाया? Again, you can say it is not being happening in case of our country. So point is what? How you need to initiate the answers of this kind of question. देखिए point क्या है? You need to be first of all optimistic कि yes, it is possible to a greater extent or to a great extent that yes, we can achieve the inclusive growth. How? You can say when the main thrust of the government will be in terms of giving incentives to the private companies to set up their small, like if you talk about mainly the micro, small and medium enterprises set up mainly in the rural and semi-urban area. यानी गवर्नमेंट हमारे जितने भी इंसेंटिव्स दे रही है अलग अलग तरह के, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के है, चाहे वो आप सस्ती ज़मीन की बात करें, चाहे आप प्रॉफिट्स की बात करें, चाहे आप जीएसटी कंसेशन की बात करें, जो भी हैं, अगर इन सारी कंपनीज को गवर्नमेंट बोले यू विल बी एबल टू गेट ऑल दिस कंसेशन व्हेन यू विल गो एंड सेट अप योर businesses in the rural area and the semi-urban area, then certainly you can say people at a grassroots level will be able to get the benefit out of it. मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? Moreover, as the government of India already fixed that CSR is mandatory.
that 2% of the profits of last 3 years you need to do on the CSR. तो कहीं ना कहीं that is also creating an impact. Okay, so you can say government need to be more aware about, government need to be more strict in terms of implementation of this 2% CSR, which is mandatory on the corporates in case of our country. ठीक है, तो पॉइंट ये आता है, अगर पहले पार्ट में इस तरह की चीजें आप मेंशन करेंगे तो आप कह सकते हैं यस इट इज पॉसिबल. ओके, सेकेंड थिंग, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया. देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन एक दो डिफरेंट चीजों को क्वेश्चन के अंदर जोड़ा गया है. अब फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली बात करेंगे तो आप कह सकते हैं as we are having more and more accounts in case of our country with the households, the bank accounts, and more amount of saving has been channelized, and that saving is leading to what? The more amount of investment is happening in the country. So in this way, as more of investment is happening in the country, you can certainly in this case that yes, financial inclusion, when these savings will be turned into investment, then yes, economic growth can be achieved in the country. But the point is what? That channelization need to be there. That channelization should happen at any cost. Getting what I'm trying to say? तो सेकंड वाले पॉइंट पे आपको ये मेंशन करना है. इसके अलावा देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन में अगर आप चाहें यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन हो सकता है कि जैसे जैसे हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन और जैसे जैसे आप देखते हैं कि आजकल ये जो क्यूआर कोड से पेमेंट हो गया और जो बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट जाने लग गई है, उससे भी कहीं ना कहीं आप जानते हैं दैट मोर अमाउंट ऑफ मनी इज बीइंग चैनलाइज्ड टू द बैंक अकाउंट. सो दैट विल आल्सो हेल्प इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द better economic growth, because you know this thing, for more asset creation you need more amount of money, for more capital formation you need more amount of saving here. तो इन दोनों चीजों को यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है. डू रिमेंबर हाफ वेटेज इज सपोज टू बी गिवन फॉर बोथ द थिंग. ओके, चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. हमारे ये ऐसी चीज है देखिए जो क्लास में इतनी ज्यादा डिस्कस की जाती है, ऑलमोस्ट एक क्लास पूरी इस पे लगा दी जाती है, क्योंकि PDS is a very very important thing from the examination point of view that we're discussing. तो PDS में हम यहाँ पे ये भी बात करते हैं PDS का मतलब क्या है, सेंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है इसको इंप्लीमेंट करने में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है, साथ ही साथ हम ये भी बात करते हैं जो छत्तीसगढ़ मॉडल है, तमिलनाडु मॉडल है, वो कैसे PDS में ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है. एवरीथिंग वी डिस्कसिंग, how the corruption is basically happening in the PDS system, how the corruption can be sorted out in the PDS system. Everything is being discussed in the class in a very very elaborative manner. Okay, और देखिए उसके अलावा पहले जैसे यूनिवर्सल पीडीएस था, फिर रीवैम्ड पीडीएस आया, फिर टारगेटेड पीडीएस आया, फिर उसके बाद आप जानते हैं कि वी आल्सो नो अबाउट दैट करेंटली वी हैव नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. सो ऑल द थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड इन द क्लास अबाउट इट. तो पॉइंट क्या आता है, what are the major challenges in PDS in India? You can say the biggest challenge is about the leakage. Okay, then you can say the second problem is what is more about the proper, what you say, when it comes to finding out the proper beneficiary. अब देखिए I would say in case of our country, government of India is almost targeting 2/3 of the population of the PDS, but is it really required? एक चैलेंज ये भी है कि हम बेनिफिशरीज को आइडेंटिफिकेशन शुड बी मेड प्रॉपर है. सो लीकेज है, करप्शन है, आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम है, इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम, 50 प्रॉब्लम है इस चीज के अंदर जो पूरी लिस्ट बना के यहाँ पे दे सकते हैं. गेटिंग हाउ इट कैन बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट. आप जानते हैं कि व्हेन इट कम्स टू मेंशनिंग द प्रॉब्लम और जब आपको उनको सॉल्यूशंस के बारे में पूछा जाता है, देन यू जस्ट नीड टू डू दी opposite of that. उसका उल्टा करेंगे, you will be able to get all the answer regarding the that how you need to solve this problem. तो देखिए इस क्वेश्चन को क्लास के डिस्कशन में बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट वी डिस्कसिंग इन अ वेरी वेरी एलिबरेटिव मैनर इन द क्लासरूम. ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. एलिबरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया. अब देखिए फूड प्रोसेसिंग की जब मैं आपसे बात करूं, क्लास में डिस्कशन की बात आती है इस पर्टिकुलर टॉपिक की, पहली बात तो यूपीएससी ने इस साल बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया है. ठीक है, कि स्कोप क्या है एंड सिग्निफिकेंस क्या है. देखिए जब हम क्लास में डिस्कस करते हैं अबाउट द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मिडस्ट्रीम एक्टिविटीज की बात करते हैं, चैलेंजेस की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की. और साथ ही साथ देखिए जो इसमें पूरा का पूरा थियोरेटिकल पार्ट आता है, उसके लिए व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई एम टेलिंग टू द स्टूडेंट्स दैट यू जस्ट नीड टू रेफर द मेक इन इंडिया वेबसाइट.
There when you go, you will find 25 sectors are being covered in the Make in India campaign. Under that, one of the sector is food processing industry in our case of our country. There, you have a complete list कि significance क्या है इस industry का. There you will be able to get. You will be able to get what are the opportunities we have, what are the FDI policy we have, what are the recent announcement we have done by the government of India. There's a complete, set of links over there. Under that, different amount of information has been given. और आप मान के चलिए इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को इन पॉइंट से बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. सो नॉर्मली व्हाट आई एम सेइंग दैट फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग 5-6 points you need to simply note it down in your textbook, make notes out of it, and then after that if a question will come you need to just attempt it. बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा गया है, ठीक है. So that is what we are discussing in the classroom like anything, and that is very very simple question that they've asked that you can simply attempt without any problem. ठीक है. फूड प्रोसेसिंग आप जानते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स लाइक व्हेन यू मेक दी tomato ketchup with the help of tomato, when you make the jam out of the fruits, when you be making, let's suppose, juices out of the fruits. That is what the food processing is. So you know this thing, if you basically have this processing more in the country, you can provide more amount of benefit to the farmers in case of our country, because they're main raw material supplier. But the point is what? Supply chain management has to be proper. Specifically, if I'll talk about the downstream activities I'm talking here, okay, not the upstream, it's mainly the downstream where we have a problem mainly, okay, that you need to mention as a part of this particular question. Now let's move to the next question. अब देखिए ये आए क्वेश्चन हमारे 15 मार्क्स के. The very first question, economic growth in the recent past has been led by increase in labor productivity. Explain this statement. That is the first part. Suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising the labor productivity. पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट टोटली कनेक्टेड है, बिल्कुल सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी ने यहां पे आपसे पुट अप किया है. देखिए कैसे कहना चाह रहे हैं कि रिसेंटली वट एवर इकोनॉमिक ग्रोथ वी आर हैविंग इन केस ऑफ आवर कंट्री. देखिए पहली बात तो रिसेंटली इकोनॉमिक ग्रोथ है ही नहीं. पिछले 5-6 साल की बात करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ वी हार्डली हैव इन केस ऑफ आवर कंट्री, ओके. बट इफ यू एनालाइज आफ्टर 1991 फॉर श्योर देन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो मैं क्या मान के चल रहा हूं कि दे आर बेसिकली आस्किंग अबाउट द 91 एंड आफ्टर दैट हैज लेड टू इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी. Explain this statement. You must have heard about one thing called jobless growth in our country. What is jobless growth? When the growth is happening but the jobs are not created. That means the existing number of people are being able to produce more and more in our country. Okay, now that is totally fine and I would say really really good from a country's perspective. Then when people will add more to the productivity, definitely it's good कि अगर वो प्रोडक्टिविटी में ज्यादा ऐड करें तो वो बहुत बहुत अच्छी बात है, आई वुड से, ओके. अब पॉइंट ये आता है कि अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, दे आर बीइंग एबल टू प्रोड्यूस मोर विद अ लेसर नंबर ऑफ पीपल, देन सर्टेनली यू कैन से इन अ कंट्री लाइक इंडिया where you have huge number of people who are being added to the workforce every year. So don't you think it is going to create a problem for our country? अब देखिए सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं, suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising the labor productivity. तो सेकेंड पार्ट में तो मान के चलिए यहां पे जो हमारा फोकस है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो पहली बात तो होगा हमारा फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, एग्रीकल्चर एंड allied activities that you need to mention here, because here the productivity is low, I would say, in comparison to the other sectors, service and moreover manufacturing. क्योंकि दोनों ही जगह बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, there is a more of automation is going on. Okay, and if you talk about service sector, then again you can say with the help of better software and the other, the things are being easy. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, when I talk about the people who have been working under the various banks currently, पहले मान के चलिए बैंक में एक ब्रांच में 10 लोग चाहिए होते थे टू डू डिफरेंट टास्क, बट ओनली विद द हेल्प ऑफ
different softwares and with the different machines we have, only 5-6 people are being required for the same work. That means in a way their productivity has been increased. But on what basis? By integrating more and more machine usage. ठीक. So first of all, agriculture. The second sector that you need to mention here is more about the MSMEs पे बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, because you know this thing, in the MSME we can create more and more jobs, because here in these company people are being using more of human beings in comparison to the machines. Okay, तो ग्रोथ पैटर्न हमारा कैसा होना चाहिए? दैट इन केस ऑफ आवर कंट्री वी नीड टू फोकस मोर ऑन द क्रिएशन ऑफ स्मॉल कंपनीज. देयर द मेन thrust will be on the creation of various basic material, or the you can say various spare parts or components you are basically using in case of different industries. जैसे गाड़ियों की बात करें तो बात करें हेडलाइट की हो गई, टायर्स की हो गई, स्टील की हो गई, और जो बाकी कंपोनेंट्स उनके अंदर लगते हैं उनकी बात हो गई. ठीक है. सो पॉइंट क्या है? पहली स्टेटमेंट को जब आप एनालाइज करने की बात करेंगे, सो यू नीड टू मेनली फोकस दैट हाउ वी बीइंग एबल टू ब्रिंग मोर प्रोडक्टिविटी इज मेनली बिकॉज वी बीइंग काइंड ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग machines and the other small things with the working of human beings. That's why you can say the productivity has been increased. Okay. The second thing that you need to mention, that as a part of the service sector, as the better softwares are being available, with the help of that you can say the one person is being able to perform more tasks and lesser amount of time has been done to complete something. Okay, तो इन चीजों को बेसिकली पहले पार्ट में आपको हाईलाइट करना है. सेकंड में अगर आप बात करेंगे तो मेनली सजेशन आपके यहाँ पे होने चाहिए दैट the productivity need to be increased in case of agriculture and allied activities, because that is not happening in case of all the areas. That is happening mainly in case of few areas in case of our country. ठीक है, तो इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट क्वेश्चन इज फॉर 15 मार्क्स. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है, मैं आपको कहूं यहाँ पे हम सब्सिडीज की बात डेफिनेटली क्लास में करते हैं, बट कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में आप मान के चलिए वी आर नॉट डिस्कसिंग द कंप्लीट पार्ट ऑफ इन द क्लासरूम, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है आपकी थिंकिंग के ऊपर. एंड आई एम टेलिंग यू हियर ओनली इन द सेकेंड पार्ट यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ knowledge of economics, because how the fuel subsidies are basically changing in case of our country. अब देखिए पहले पॉइंट की बात करेंगे. डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030? कंप्लीट आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं. ठीक है, देखिए पहली बात तो ये, अगर आप बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की तो यहाँ पे आपका सोलर की बात हो गई. ठीक है, फिर आपकी सोलर के अलावा अगर आप बात करेंगे तो यू हैव द एनर्जी दैट यू बीइंग एबल टू मेक विद द हेल्प ऑफ वाटर. ओके, सो सोलर हो गया, वाटर हो गया. ठीक है, और जो भी इसके अंदर हमारे इंक्लूड होते हैं, क्योंकि दैट इज ऑल्सो बीइंग पार्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो, बिकॉज व्हाट ऑल एक्टिविटीज वी हैव दैट यू सपोज टू यूज इन द रिन्यूएबल एनर्जी पार्ट. ठीक है, अब देखिए पॉइंट ये है, आप जानते हैं इन एरियाज में सबसे बड़ा इशू क्या होता है, दैट यू नीड टू हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ आर कैपिटल. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आफ्टर मेंशनिंग कि what all things that we need to be part of, which are being part of renewable energy, yes, they can achieve. But with the help of this, you also need to mention the main constraint that might stop into India in terms of achieving this particular thing is basically what? The capital requirement. Moreover, the various things that we need, like for example, when you talk about the solar panel and the other, these are very expensive, and the people, or you can say the other people, are not being able to afford it. So that's why I'm saying huge amount of capital investment is required. You can also mention here the thing about the national energy policy also. Under this, we have a kind of a target that we need to achieve of 50% energy and the other things from the renewable sources and the other. Okay, so the first part is basically about कि हो सकता है नहीं हो सकता है. अब देखिए आप भी जानते हैं कि 99% चांस यही है कि that might not happen in case of our country, but I'm telling you, you need to be kind of more optimistic while mentioning all this thing. Okay, then after that they're saying how will the shift of subsidies from fossil fuels to renewable help achieve the above objective. जैसे आप लोग जानते हैं करंटली अगर आप बात करें पेट्रोल पे सब्सिडी खत्म है, डीजल पे सब्सिडी खत्म है,
अगर आप बात करेंगे व्हेन यू टॉक अबाउट द एलपीजी, subsidies are almost finished because the subsidies levels are less than 5,000 crore rupees on the part of government of India. कैरोसिन की बात करेंगे, सब सब्सिडीज हमारी गवर्नमेंट ने खत्म कर दी है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि जो कभी सब्सिडीज हमारी 90,000 करोड़ रुपीस के आसपास हुआ करती थी फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, अगर हम सबकी सब सब्सिडीज को इन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए शिफ्ट कर दें तो क्या ऐसे पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। Then obviously you can say that is going to helpful for sure, because the point is what, by providing all these subsidies you can say we can make the things cheaper in case of our country. Okay, so the government need to provide more of subsidies in terms of making things here only, that you should make things here, यहाँ बनाओ और उसको बेचो, ठीक है। और बनाने में आप जानते हैं when it comes to various material that you're supposed to use and the other, when the subsidies will be offered by government on these kind of things, then certainly you can say things will be much better, and the more electricity can be produced and targets can be achieved comparatively more easier. तो ये पार्ट इसके अंदर मेंशन करना है। सो इन बोथ द केसेस यू कैन से दो इनसाइड यू नो दैट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल दैट वी विल बी एबल टू अचीव, और गवर्नमेंट के पास इतना पैसा भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक दिखाना है कि हाँ पॉसिबल हो पाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू टॉक अबाउट, ये क्वेश्चन मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है? बिकॉज देयर आस्किंग व्हाट आर द मेन बॉटलनेक्स इन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। देखिए, आई एम प्रीटी श्योर जो स्टूडेंट्स आज इस पेपर को अटेम्प्ट करके आए होंगे उन्होंने यहाँ पे मेनली मेंशन किया होगा रिगार्डिंग व्हाट दे मस्ट हैव मेंशन्ड हियर रिगार्डिंग दी प्रॉब्लम्स इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि देखिए, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे तो उसकी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज अलग है। व्हाट आर द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज? फार्म इनपुट्स की बात करेंगे तो इट्स मेनली अबाउट दी डाउनस्ट्रीम, एंड इनपुट बनने, जब इनपुट आउटपुट में बनती है तो हाउ यू आर बीइंग एबल टू टेक इट टू द मार्केट, दैट इज मेनली योर डाउनस्ट्रीम पार्ट ऑफ इट। ये दो चीजें हो गई। आई एम प्रीटी श्योर मोस्टली स्टूडेंट्स ने आज यही गड़बड़ करी होगी इस क्वेश्चन के आंसर के। देखिए, क्वेश्चन मेनली आपका यहाँ पे सीमित है मार्केटिंग को लेके। अगर आप मार्केटिंग की बात करेंगे तो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मार्केटिंग होती क्या है? अपस्ट्रीम मार्केटिंग एंड डाउनस्ट्रीम मार्केटिंग में फर्क होता है। अपस्ट्रीम मार्केटिंग इज बेसिकली अबाउट दैट यू नीड टू फाइंड आउट द फ्यूचर नीड्स of the customers. Here it's more about the innovation part you are talking about. Okay, and what is downstream activities? Mainly the whatever is being made by the farming sector in case of our country, how you will be able to market it in the current scenario. अब देखिए, upstream marketing is not easy at all, I'm telling you. कस्टमर्स के टेस्ट प्रेफरेंसेस दिन पे दिन बदलते जा रहे हैं, आप जानते हैं। तो उस केस में ये पता लगा पाना कि चीजें कैसे हो पाएंगी, क्या बनाना है क्या नहीं बना पाना है, बहुत मुश्किल है। तो मैं सोच के चल रहा हूं, जितना मुझे आइडिया लग पा रहा है, दैट मोस्टली स्टूडेंट्स ने अगर ये अटेम्प्ट किया होगा तो इस क्वेश्चन के आंसर में गड़बड़ की होगी, और जिन्होंने ये अटेम्प्ट ठीक ठाक किया होगा, अगर उनको आइडिया होगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मार्केटिंग के बारे में, then certainly I am telling you, as they have never studied about this as a part of their preparation, क्योंकि normally supply chain management की जब हम बात करते हैं upstream, downstream और midstream activities की वहाँ पे, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, हम बात करते हैं about the procedure and the other thing. Marketing के बारे में बात नहीं होती है, तो मान के चलिए this is something which is I would say as a question which is not supposed to be attempted, और ये छोड़ा जा सकता था क्योंकि नॉलेज नहीं है इसकी, ठीक। बट ठीक है, बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया, सो ऑब्वियसली दैट कैन बी अटेम्प्टेड नाउ, बट ऑब्वियसली अब तो टाइम निकल गया है। अब देखिए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बहुत अच्छे से जानते हैं। इट्स मोर अबाउट व्हाट व्हेन इट कम्स टू द फार्मिंग डन बाय द फार्मर्स, लाइक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमें 10th एग्रीकल्चर सेंसस को जो डेटा है उसको हमें यूज करना है। Under that, as you know, that we need to mention about that how many small and marginal farmers we have. As you know, almost 87% farmers in case of our country are the small and marginal farmers. When it comes to the kind of land they have almost 47% of the cropping land with them. तो ये mention करना है। इससे आपका ये पता लगेगा that how this particular system is going to helpful to the small and marginal farmers. Integrated farming होती क्या है? छोटी सी फील्ड है आपके ऊपर, आपके पास,
आप उस पर खेती भी करेंगे और साथ में क्या करेंगे, यू विल ऑल्सो डू दी एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग भी कर लेंगे, ठीक है, आप उसके अंदर पोल्ट्री का काम भी कर लेंगे, छोटा मोटा काम. सो इन अ वे both the things are being going in an integrated manner that will lead to what, more amount of income to the farmers here. Very simple question. इन सबको जानते हैं और इसके बारे में अगर आपके पास ये फैक्ट्स हैं तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज दी मार्क्स ऑफ योर आंसर इन योर पेपर. तो दोनों चीजों को मेंशन करेंगे कि ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, क्या क्या उसके अंदर प्रोसीजर होता है, 15 मार्क्स का है, 250 वर्ड्स है, तो स्कोप अच्छा खासा है यहाँ पे चीजों को एनालाइज करने का और मेंशन करने का. ओपन क्वेश्चन है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल आई वुड से. ठीक है. बिसाइड द वेलफेयर स्कीम इंडिया नीड्स डेप्ट मैनेजमेंट. लोगों ने सोचा है कि गलती से डेट लिखा है, डेप्ट नहीं, बट जब हिंदी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा मतलब क्या है. इमीडिएट, okay, that you need to have a very good amount of strict action on the part of management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged section of the society. Discuss. क्लास में खूब डिस्कशन होती है इन चीजों के बारे में, मान के चलिए. आप जानते हैं इन्फ्लेशन इज मेनली क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम फॉर whom? प्रॉब्लम फॉर दी पुअर पीपल. Okay, you must be aware that in the inflation class we're discussing about something called redistributive effect that you need to mainly mention as a part of this particular question answer. अनएम्प्लॉयमेंट आप जानती हैं, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, अगर जनता के पास पैसा नहीं है, देखिए मैं आपको बताऊं कितना ही आपको खाने को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर गवर्नमेंट फ्री में आपको अनाज दे दे, आपको एमजी नरेगा के अंदर काम दे दे, ठीक है, गवर्नमेंट आपको और 50 तरह की फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दे. दैट मीन्स नथिंग अबाउट द फ्री बीज ओनली which people are saying welfare, but sometime you can say it may or may not be welfare. अगर आपको दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस जानना है then you can see my lecture regarding the freebies on the Unacademy app and moreover on my app also, on my channel also. ठीक है. तो उस केस में मान के चलिए कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के, ये पेपर 2 में आपका क्वेश्चन आया है कि वेलफेयर स्कीम्स ही नहीं, हमारी गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को भी टारगेट करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रीडिस्ट्रीब्यूटिव. बिकॉज if you are part of formal sector then your pay will keep on rising as per the inflation in the country. You know, you have DNS allowance, you have the pay hike every year in case of private employees, but that is not happening in case of the poor people, that is not happening in case of informal sector. So that you need to mainly mention here. Underprivileged section of the society. And फिर बात आती है unemployment की, तो मान के चलिए अगर employment है then you will be able to get good amount of money, and that money will be able to helpful in terms of satisfying your needs and wants both. Basic things are like what? Food, clothing, shelter, and whatever you need. Then after that you also need by which you will make your life more happy about it. Okay, तो कहीं ना कहीं देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको इन दोनों चीजों को मेंशन करना है so that you will be able to provide a better answer. ठीक है, तो मैं कह सकता हूं हमारी पूरी डिस्कशन जो हमारे बैचेस में होती है उनमें से मैं कहूंगा केवल एक क्वेश्चन है, एक तो एग्रीकल्चर वाला, that we will not be able to solve completely, and the second is half of the question I would say of the topic of that one, this particular topic, of your the energy part I would say. Yes, then I would say remaining question can be easily solved with the help of things we're discussing in the classroom and the other. ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में या आज के उसमें हमें इतना ही डिस्कस करना था. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गोइंग टू मीट like tomorrow on Monday, as you know, I am going to bring my 4th lecture for the stock market series, so stay tuned. हम डिस्कस करेंगे कल मार्केट के में कुछ और चीज़ों के बारे में बात की जाएंगे, जैसे कल म्यूचुअल फंड्स या और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो वो जरूर देखिएगा. मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय. तो मैं बस यही कहना चाहूँगा दैट आउट ऑफ 125 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन कि वट एवर हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी हियर, कि जो 125 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन आए हैं उनमें से अगर हम सिंपल एनालिसिस करें तो एक 15 नंबर का क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर वाला है वो हमारा छूट जाएगा, एंड 7.5, दैट मीन्स अराउंड 22.5 मार्क्स वर्थ ऑफ क्वेश्चन विल बी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट, एंड द रिमेनिंग यू कैन से 102.5 easily attemptable. चलिए, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय.